ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपने अच्छे से समझ ली थी कि हमें इसमें क्या करना है। और अगर इसका लिटरेचर पार्ट देखें तो मेरे ख्याल से लिटरेचर पार्ट भी आपको क्लियर हो गया था। ठीक है, अब आते हैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट प्लस न्यूमेरिकल पार्ट में। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो इसमें हमें M1, M2, M3, M4 जितने भी हैं वो सारी एम्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 kg मतलब 1 kg हमने बॉयलर में डाला, बॉयलर में हीट सप्लाई किया। तो अभी मैं यहाँ पे H0 मान लेता हूँ क्योंकि ये पोजीशन H0 की है। अब यहाँ पे से ये क्या हुआ, ये जो स्टीम था वो पॉइंट 0 पे पहुँच गया। 0 पे पहुँचने के बाद ये क्या किया, तो अपना वर्क आउटपुट दिया, और वर्कआउट देने के बाद उसने M1 kg जो है वो हीटर के अंदर सप्लाई कर दी। अगेन उसने नया हीट सप्लाई किया, मतलब एक नया दूसरी बार उसने टरबाइन में वर्क किया। टरबाइन में वर्क करने के बाद अगेन उसने M2 क्वांटिटी का हीट जो है वो दे दिया। इसी तरीके से अगेन अगेन एंड अगेन ये n नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा। यहाँ पे आपका पीवी डायग्राम नहीं है, मतलब मोलर चार्ट आपके पास नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट भी सप्लाई होता है ना। चलिए, इसके बेसिस पे मैंने क्या बोला आपको, आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये m की वैल्यू निकालना चाहते हो ना, तो इसके लिए ये वाला डायग्राम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे डायग्राम इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ ना। अगर चलिए, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने क्रॉस से x लिखा है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं इस x की ऑब्जर्व करूँ, मतलब इस x को ऑब्जर्व करूँ, तो ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, बराबर है। ये देखो, पहला जो ऊपर से आया वो आया M1 और ये आया H1। ये जो अंदर गया, ये क्या गया, तो ये गया HF2, बराबर है। अब ये जो है, ये एक्चुअली लिक्विड को वापस भेज रहा है ना, तो इसकी वैल्यू उतनी खास नहीं है, तो मैं इस वाले को ब्लॉक कर देता हूँ। और ये जो यहाँ आया, ये क्या आया, तो ये आया HF1। ये वैल्यूज़ क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मैं आपको केवल इक्वेशन समझा रहा हूँ। तो अगर मेरे को इक्वेशन समझने की बात आई, तो ये इक्वेशन अगर मुझे समझ में आया, तो मुझे ये पता चलेगा कि ऊपर और नीचे जो भी आया वो इक्वल होगा आए और मतलब गए के। ठीक है, बात समझ में आई, बोलो कि नहीं आई इससे। तो मैं बोलूँगा, चलो इस इक्वेशन को मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ। दूसरी तरीके से मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखो इस पॉइंट की बात कर रहा है ना, मैं इस x पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये x पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आने वाले कौन कौन से रैपर्स हैं, उसको जो लिखूँ वो इसके जाने वाले रैपर के इक्वल होगा। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी है x, और इस x ने अगर 1 kg मान लो वेट करके खाना खाया है। ठीक है, तो अगर 1 kg इसने एब्जॉर्ब किया है, तो ये रिलीज कितना करेगा, तो समथिंग बिलो M1 kg या इज इक्वल टू 1 kg। मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, कम कर सकता है लॉसेस की वजह से, बराबर है। तो जितना अंदर आया इज इक्वल टू जो बाहर गया। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि ये पार्ट और ये पार्ट अंदर आया, तो कौन कौन से पार्ट अंदर आए भाई, तो ये पार्ट हुआ M1 H1 प्लस HF2, बराबर है, ये दोनों अंदर है। इज इक्वल टू जो बाहर गया वो कौन गया, तो वो बाहर गया वाला भाई है जो है वो है HF1 बाहर गया। इस इक्वेशन में कोई डाउट है? चलिए, अब मतलब ये समझ में आएगा कि M1 H1 अंदर आया प्लस HF2 अंदर आया इज इक्वल टू HF1।
अब मुझे अगर इसमें से m1 की वैल्यू निकालनी है तो m1 की इक्वेशन क्या बनेगा? तो m1 का इक्वेशन बनेगा, ये होगा HF1 माइनस HF2 अपॉन H1। अब जब हम यहाँ आएंगे तो क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या हुआ भाई? तो m1 h1 प्लस 1 माइनस m1 hf2 प्लस, कहाँ रिलोशन हमारा इसमें, m1 h1 और यहाँ से hf2, यहाँ देखते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे उसने मास नहीं दिया हुआ था, तो मास के लिए हाँ ये 1 kg हो जाएगा, ये बराबर है। तो यहाँ से जो आया वो 1 माइनस m1 kg है, बराबर। आपका जो इक्वेशन गया ये है, ठीक है। यहाँ पे जो था ना, एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है। मिसिंग कैसे है? देखो यहाँ पे m1 kg h1 है, मतलब मास का मल्टीप्लाई किया गया है इंथैल्पी से। यहाँ पे इंथैल्पी है और इसके साथ जो मास है वो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करके रखा था कि 1 kg है, तो ये भी मास दिया हुआ है, इंथैल्पी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अकेला इंथैल्पी दिया हुआ है, तो ये अकेले इंथैल्पी के साथ मास का मल्टीप्लाई होगा। तो अब मास कितना होगा? तो अब देखो, अगर मैंने m1 kg अभी इसमें डाला है, तो इससे पहले जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? तो वो चल रहा था 1 माइनस m1 kg, बराबर है। तो अगर ये बात समझ में आई, ठीक है, अगर ये बात समझ में आई, तो अब देखो आपका जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन क्या बना? तो m1 h1 प्लस 1 माइनस m1 इंटू HF2 इज इक्वल टू 1 kg इंटू HF1 kg, बराबर है। चलिए अब आपका शायद आंसर आ जाए m1 h1 प्लस HF2 माइनस m1 HF2 इज इक्वल टू HF1। तो अगर मैंने m1 को कॉमन कर लिया तो ये होगा HF1 माइनस HF2 अपॉन H1 माइनस HF2, बराबर है। क्रॉस चेक है, HF1 माइनस HF2 अपॉन H1 माइनस HF2, ठीक है। पहला समझ में आ गया। अब चलते दूसरे के पास, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमें अब सभी को फोकस करना है। तो अब मैं पहुंच गया नंबर y के पास ना। तो अब देखो y के पास आया तो मेरे को मिल रहा है m2h2। अब यहाँ से जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 के लिए, ठीक है। तो 1 माइनस m1 माइनस m2 यहाँ पे आया, जिसके साथ HF3 है। अब ये HF3 वाला पार्ट, ये H2 वाला पार्ट और ये HF2 वाला पार्ट। तो हमारा जो अब इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन को थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा ना, एक मिनट। तो इक्वेशन हमारा चल रहा था, बराबर है, यहाँ चल रहा था। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने पहला x पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम आ गए y वाले पार्ट पे। तो अगर y वाला पार्ट आपको याद है तो ऊपर से जो आया वो आया m2 इंटू h2, इस तरफ से जो आया वो आया 1 माइनस m1 माइनस m2,
इंटू HF3 और यहाँ जो गया वो गया 1 माइनस M1 इंटू HF2 बराबर है। चलिए अब इससे मुझे M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो M2 की फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों अंदर की ओर जा रहा है और ये बाहर की ओर आ रहा है। तो अंदर की ओर जो जाने वाले टर्म्स हैं उसको मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, M2H2 प्लस, अब देखो इसका इसके साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ ना, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू HF3। तो HF3 का अब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आ गया HF3 माइनस M1 इंटू HF3 माइनस M2 इंटू HF3 इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस M1 इंटू HF2, तो अब मैं इसका भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आंसर आया HF2 माइनस M1 इंटू HF2। चलिए मुझे क्या निकालना है, M2 वाला वर्ड निकालना है, तो मैं ये M2 वाले को एक तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने M2 को एक तरफ लेके कॉमन कर दिया तो अंदर जो बचा वो क्या क्या बचा वो देखते हैं। तो पहले ये दोनों नॉन फंक्शनिंग टर्म है, तो मैंने लिखा HF2 माइनस HF3। अब ये दोनों में से माइनस को कॉमन कर दो, तो अगर मैंने माइनस को कॉमन कर दिया और M1 कॉमन करके बाहर निकाल दिया तो अंदर जो बचेगा वो होगा HF2 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई, अब M2 मतलब ये H2 माइनस HF2 हो जाएगा, तो हो गया H2 माइनस H2 माइनस HF3 बराबर है। ये समझ में आया, ये दोनों डेरिवेशन समझ में आए। चलिए अगर समझ में आ गया तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई यहाँ से हो जाएगा, क्या बात है, यहाँ पे एक और चीज कॉमन दिख रहा है शायद अपने को, ये देखो HF2 माइनस HF3 ये दोनों में कॉमन है, तो अगर मैंने इसको भी कॉमन निकाल दिया तो ये आंसर और इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस M1 HF2 माइनस HF3 अपॉन H2 माइनस HF3। ये देखो इसने वो चीज यहाँ पे डायरेक्टली शो ऑफ कर दिया। ठीक, क्या सिमिलरली आप M3 की वैल्यू निकाल सकते हो, M4 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज का असाइनमेंट आपका ये है कि ये डेरिवेशन आपको करना है और मुझे सबमिट करना है शाम तक। चलिए अब अगर मैंने बोला कि निगलेक्ट करना है हीट पंप को, अगर हीट पंप को मैं निगलेक्ट करूँगा तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो एक्चुअली अब ये डायग्राम को अगर देखोगे तो ये पॉइंट वो है, कहाँ गया ये देखते हैं, नहीं ये नहीं, ये अलग बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा हीट सप्लाई यहाँ पे था और कंटिन्यू कहाँ से हुआ, तो इस पॉइंट से कंटिन्यू हुआ, तो हम क्या लिखेंगे H0 माइनस HF6। अब H0 माइनस HF6 जो हुआ, अब देखो HF6 क्या हुआ, तो HF6 के लिए मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो यहाँ पे हल्का फुल्का दिख रहा है कि जनरली हम लोग दो ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स पकड़ते हैं। तो पहला ऑपरेटिंग टेम्परेचर का 0 हो गया और दूसरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर का 1 हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये डायरेक्ट ये HF1 के इक्वल है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर एंड माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ लोअर हीट ट्रांसफर, ये दोनों होगा। चलिए अब आता है हीट रिजेक्शन फ्रॉम द साइकिल। तो हीट रिजेक्शन फ्रॉम द साइकिल में अल्टीमेटली पहले हम लोग 1 kg लिखते थे, लेकिन इस बार 1 kg इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कि यहाँ पे हमने M1, M2, M3, M4 डोनेट कर दिया है, तो जो बच गया वो हमें लिखना है। तो अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 माइनस M4। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, लोएस्ट पॉइंट ये हो गया, इसलिए इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो H5 माइनस H6 लिख लो, या मैं इसको HF
6 भी लिख सकता हूँ या HF5 भी लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला, H6 को आइदर मैं HF6 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि छठवें पॉइंट पे केवल सेंसिबल है, कोई लेटेंट हीट नहीं है, क्योंकि यहाँ कम्प्लीटली वो लिक्विड के फॉर्म में है। या मैं इसको HF5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पांचवा पॉइंट मतलब ये और ये दोनों सेम वर्किंग प्रेशर पे है, इसलिए अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखो उन्होंने वही किया, 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 माइनस M4 इंटू H5 माइनस HF5, और ये शॉर्टकट लिख दिया। तो वर्क डन इन द साइकिल क्या होगा, तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। अब हीट सप्लाई आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया, क्या निकाला, H नॉट माइनस HFI माइनस, सॉरी ये वर्क डन बाय टरबाइन है ना, ये गलत लिखा हुआ था, मतलब मैंने गलत पढ़ा, ये लिखा है H नॉट माइनस HFI माइनस 1 माइनस समेशन ऑफ M इंटू H5 माइनस HF5, मतलब हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाय टरबाइन भी बोलेंगे, और इसको इज इक्वल टू वर्क डन नेट भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो वर्क डन वर्क टरबाइन वर्क कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो सिंपल तरीके में दिया हुआ है कि H नॉट माइनस एच है। अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो ये समझने के लिए मैं आपको जो वहाँ पे बार बार टिक किया था याद है, ऐसे करके वर्क डन करता था ना, वो वर्क डन को याद रखना। कहाँ है वो वर्क डन भाई, तो ये इसी को देखते हैं। मैंने क्या यहाँ पे एक बार किया, तो पहला इक्वेशन वर्क डन का क्या हो गया, H नॉट माइनस H1। ठीक है, अब देखो H नॉट माइनस H1 में kg जो है वो 1 kg था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1 माइनस M1 इंटू H1 माइनस H2। यहाँ जब आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H2 माइनस H3। जब यहाँ से क्रॉस होगा तो मास जो है ये है 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 इंटू H3 माइनस H4, और जब लास्ट वाले पे आऊँगा तो 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 माइनस M4 इंटू H4 माइनस H5। ठीक है, जो आपका रहा वो ये रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली रीजनरेटिव साइकिल की इफिशिएंसी क्या होगी, तो इट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन आपने ये निकाल के रखा है, हीट सप्लाई अल्टीमेटली ये है, तो आपकी जो इफिशिएंसी की फॉर्मूला आई वो आए 1 माइनस कि अल्टीमेटली ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है, या तुम दूसरे लॉ से पढ़ सकते हो 1 माइनस क्यू आर अपॉन हीट सप्लाई QS। अब देखो क्यू आर की वैल्यू इसके इक्वल हो गई और क्यू एस की वैल्यू ये इक्वल है, तो अल्टीमेटली आप इसको निकाल सकते हो। और अगर इसको आप रैंकाइन से कंपेयर करते हो, अगर रैंकाइन से कंपेयर किया तो सेम रूल्स देखो, सेम रूल्स फॉलो हुआ, बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है वो गायब हो जाएंगे। 1 माइनस क्यू आर की वैल्यू कहाँ है, तो क्यू आर यहाँ पे है आपका, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मास तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं है, इसलिए इक्वेशन बनेगा H5 माइनस H6 या HF5 अपॉन में हीट सप्लाई कितना, तो H नॉट माइनस HF6। आप अगर चाहो तो इससे ये रैंकाइन भी क्रिएट कर सकते हो। So from these two equation 1 minus summation of M into H5 minus HF5 is less than that of H5 minus HF5। अब भाई आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर समझ में आया है, सुना है, तो ये बताइए ये वैल्यू इससे लेस क्यों हुआ, मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से लेस कैसे है बताना है आपको। हेलो, कोई लेक्चर में है? ठीक, तो अगर आप लेक्चर में हैं तो आपको समझ में आया कि मैंने अभी आपको रीजनरेटिव का डेरिवेशन बताया। तो क्वेश्चन ये है कि रीजनरेटिव और रैंकाइन साइकिल में मतलब
ये देखने के बाद तो ये समझ में आ गया होगा कि रैंकाइन साइकिल का क्यू आर जो है वो रीजेनरेटिव साइकिल की क्यू आर से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये बताना आपको। चलिए कोई बात नहीं। अल्टीमेटली एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे जब मैंने वन लिखा है यहाँ पे भी वो वन है ना, तो वन में से जब कुछ माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू जो है एब्सोल्युटली, मतलब ये समझो अगर यहाँ पे 0.65 इंटू दिस वन एक्स आ जाए और यहाँ पे 100 इंटू वाई या एक्स आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ना इसकी वैल्यू इसके वैल्यू से कम होगी। बस वही चीज़ पूछ रहा हूँ। बिकॉज वन माइनस समेशन ऑफ एम इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ठीक है, द टर्म एच नॉट माइनस एच एफ वन is less than that of h naught minus hf5 because a higher value of hf1 than hf5. Now it is clear that, अब देखो क्या बोल रहा है वो समझ में, मतलब यहाँ टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसने अगर ये बोला कि अगर ये हीट रिजेक्शन की वैल्यू अगर मैं कम कर दूँ, मतलब एक वैल्यू है रीजनरेटिव की, एक है रैंकाइन की, तो अगर रैंकाइन की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, अगर ये कम होगा तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी और ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ गई तो आपकी रैंकाइन की एफिशिएंसी रीजनरेटिव एफिशिएंसी से कम हो जाएगी। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या दिया हमने, हीट सप्लाई बढ़ा दिया। तो हीट सप्लाई कैसे बढ़ा दिया, तो हमने डी हीट साइकिल यूज करके सप्लाई बढ़ाया, अल्टीमेटली एफिशिएंसी बढ़ गई। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि हमने को अब हीट रिजेक्ट कराना कम करना है। तो हीट रिजेक्ट कराना रैंकाइन में 1 kg था, यहाँ पे 1 माइनस समेशन ऑफ m kg हो गया। अल्टीमेटली हीट रिजेक्शन प्रोसेस कम हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ। ये है रीजनरेटिव साइकिल। ठीक है, एडवांटेज है कि इट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द साइकिल एफिशिएंसी बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम at lower pressure stages of turbine, whether the steam expand with relatively low efficiency. Feed water heater process reduce irreversible, thus heating process in boiler tends to become reversible. Ultimately last due to feed water heating, average temperature of heat addition to the cycle is increased as the efficiency of the system increases, and ultimately reduce the heat rate and hence reduce the operating cost. Similarly disadvantage है कि the required more steam flow rate, क्यों, क्योंकि आपने देखा 1 से भी वो प्रोसेस पास करा रहा था, देन 2 से भी, देन 3 से भी एंड 4 से भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम चाहिए आपको। अल्टीमेटली इफ देर इज नो चांस ऑफ बॉयलर आउटपुट, द टर्बाइन आउटपुट ड्रॉप ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम। मतलब अगर बाय डिफॉल्ट आपको उतना स्टीम नहीं मिला तो आपकी वजह से जो ये बाकी के टर्बाइंस लगे हुए ना, ये आप सबको बंद करना पड़ेगा। इट इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लांट, अल्टीमेटली बंद होगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। एडिशन ऑफ heater required greater maintenance, and the piping and high pressure heaters are much more expensive. ठीक है, चलिए इसी के साथ एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में उसने रीजनरेटिव फ्लूइड हीट ऑपरेटिंग सिस्टम बोला है जो 15 डिग्री सेल्सियस और 0.05 पे दिया है। एक्सट्रैक्शन प्रेशर जो है 3 बार पे दिया हुआ है और इनिशियली वो जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अल्टीमेटली थर्मल इफिशियंसी और स्टीम कंजम्पशन निकालना है और कंडेंसर ड्यूटी आपको निकालना है। तो आपने सबसे पहले ये बेसिक डायग्राम बनाया जिसमें आपको ये समझ में आया कि ये 3 स्टेप से बाहर आएंगे, मतलब आपको 2 बार एफिशिएंसी मिलेगी। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ ना, 1 अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस का बेसिक लॉ ले लेते हैं। तो अगर 1 माइनस क्यू आर हीट रिजेक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, तो ये हो गई H2 माइनस HF2 के इक्वल हो गई, डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई कहाँ है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। तो हमारा इक्वेशन बना H0 माइनस HF2।
डायरेक्टली चाहो तो ये निकाल सकते हो, और नहीं तो आपको पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। कैसे अडॉप्ट करोगे? तो देखो, सबसे पहले मेरा ये पॉइंट मिला, मतलब केवल m1 kg बाहर निकल रहा है, तो अब m1 kg के बेसिस पे आपको m1 की वैल्यू निकालनी है। तो m1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है भाई? ये h0 आ रहा है। अब ये h0 आ रहा है और यहाँ कौन जा रहा है? तो वो जाएगा h2 जाएगा, तो ये हो गया माइनस HF2 अपॉन यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बचा H1 माइनस HF2। ठीक है, इससे मास की वैल्यू निकाल लो। अब देखो, पहले स्टेप बता देना ना, ये 15 डिग्री सेल्सियस टी सैचुरेटेड की वैल्यू दे के रखी है, तो आपको टी सुपर की वैल्यू मिल जाएगा। अब मोलर चार्ट से H1, H2 और H3 की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो ये प्रेशर और ये टेम्परेचर जहाँ गया वो आपका 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना। ये स्ट्रेट लाइन 3 बार पे जहाँ कट करेगी वो पॉइंट आपको 1 मिल गया, और जहाँ 0 पॉइंट कौन सा बार है? समथिंग 0.05 बार, वो जहाँ पे कट करेगी वो पॉइंट आपको नंबर 2 मिल गया। तो H0, H1 और H2 आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए? HF2 चाहिए। तो HF2 के लिए क्या करोगे? तो 0.05 बार पे स्टीम टेबल पे HF2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो आपका जो ये इक्वेशन बना, ये बना HF1 माइनस HF2 अपॉन H1 माइनस HF2। ये इक्वेशन आपको मैंने निकालना बताया, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वर्क डन बाय द साइकिल क्या है? तो वर्क डन बाय द साइकिल हुआ H0 माइनस HI प्लस 1 माइनस M1 H1 माइनस HI, ये आपने निकाल के रखा हुआ है। अल्टीमेटली हीट सप्लाई H0 माइनस HFI, ये तो मैंने आपको समझाया ही था। अल्टीमेटली रीजनरेटिव साइकिल होगा वर्क डन बाय टरबाइन अपॉन हीट सप्लाई, जो आया 32%, 32.95%। अब आपका क्या पूछ रहा है दूसरा? अब आपको इसको कंपेयर भी करना है कि अगर रीहीट साइकिल नहीं हुआ तो आपकी इफिशिएंसी कितनी होगी। तो अगर रैंकाइन साइकिल की बात करोगे तो वर्क डन कितना होगा? H1 माइनस H2, सॉरी H0 माइनस H2, क्योंकि H1 गायब हो गया, और हीट सप्लाई होगी H0 माइनस HF2। तो अल्टीमेटली हीट सप्लाई दे दिया और वर्क डन बाय टरबाइन दे दिया। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी निकालोगे। तो अब जब ये दोनों निकाले तो आपको समझ में आया कि 1% जो है वो सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, अब उसके बाद अल्टीमेटली स्टीम कंजम्पशन विद और विदाउट रीहीटर निकाल लेना। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? ड्यूटी कंडेंसर ड्यूटी विथ रीजनरेटिव अगर होगा तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 1 माइनस M1 इंटू स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन जो है वो आपका विदाउट विथ जनरेटर आपने निकाल के रखा था, जो ये मल्टीप्लाई करना है। M1 की वैल्यू आपके पास है, तो 1 माइनस M1 से आप निकाल लोगे। अब विदाउट जनरेटर रखा, तो विदाउट जनरेटर में क्या है? ये 1 माइनस M1, ये सब रोल खत्म हो जाएगा। तो अगर ये रोल खत्म हो गया तो केवल बचा 1 kg। तो 1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू को अपन यहाँ पे डालेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कंडेंसर ड्यूटी जो है रीजनरेटिव के केस में कम है एज कम्पेयर टू रैंकाइन साइकिल। ठीक है, इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल है। M1 की वैल्यू निकालो, इसी बेसिस पे M2 की वैल्यू निकालो, वर्क डन बाय टरबाइन निकालो, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यूज पुट करने के बाद अगेन आपको रैंकाइन साइकिल से कंपेयर करने देता है। तो ये देखो 31.9 आया, और आपने जो निकाला वो 34.1 न्यूटन है। अल्टीमेटली 2% एफिशिएंसी है। बस आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। कल जो है हम लोग रीजनरेटिव फीड हीटिंग से। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है?